18th century England, एक नए पॉलिटिकल थॉट का राइज होता है कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म. सो वी सी द राइज ऑफ अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट इन एथिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ कोर्स कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म. हार्म प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें यूटिलिटेरियनिज्म को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी जानना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. It's a tradition in ethical theory which holds that rightness of an action, policy, decision or choice is determined by its tendency to promote happiness. ठीक है, ये है डेफिनेशन यूटिलिटेरियनिज्म की. तो आप कोई भी एक्शन लेते हो अपनी लाइफ में या फिर एज अ गवर्नमेंट आप कोई पॉलिसी क्रिएट करते हो, आप कोई डिसीजन लेते हो या चॉइस आप चूज़ करते हो, उसका सही गलत कैसे डिटरमाइन करा जाएगा कि वो डिसीजन सही है या गलत है, उसको कैसे डिटरमाइन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म इज थ्रू हाउ मच हैप्पीनेस इट प्रमोट्स, हाउ मच सेटिस्फैक्शन इट प्रमोट्स, कि कितने लोगों में कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो प्रमोट कर रहा है. दैट इज़ वाई द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब कितने ज़्यादा लोगों में, कितने ज़्यादा नंबर्स में हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन प्रमोट हो रही है. अब सवाल ये उठता है कि आप हैप्पीनेस को कैसे मेजर करोगे कि वो प्रमोट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रही है, या सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करोगे कि वो आप क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे अपने डिसीजंस के थ्रू. सो वी हैव टू टूल्स थ्रू विच यू कैन मेजर कि सेटिस्फैक्शन आपका कितना प्रमोट हो पा रहा है. सो दोज टू टूल्स आर पेन एंड प्लेजर. पेन एंड प्लेजर सबको ही पता है क्या मतलब होता है इन दो चीज़ों का. तो हैप्पीनेस प्रमोट हो रही है कि नहीं हो रही है वो कैसे इस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से डिटरमाइन करा जाएगा कि ओवरऑल पेन ज़्यादा प्रमोट हो रहा है या फिर प्लेजर ज़्यादा प्रमोट हो रहा है. तो आपने क्या करा है, आपने सारे लोगों को इंडिविजुअल्स में रिड्यूस कर दिया. ठीक है, दे हैव देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर कोई एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है और आपको बस टोटल काउंटिंग करनी है कि ओवरऑल पेन पेन वाले यूनिट्स का नंबर ज़्यादा है या फिर प्लेजर वाले यूनिट्स का नंबर ज़्यादा है. अगर प्लेजर वाले यूनिट्स का नंबर ज़्यादा है तो यानी आपका डिसीजन सही था, यानी आपने ओवरऑल सेटिस्फैक्शन प्रमोट करी है. अगर पेन वाले यूनिट्स का नंबर ज़्यादा है तो यानी आपका डिसीजन गलत था और आपने ओवरऑल सफरिंग ज़्यादा प्रमोट करी है. सो योर डिसीजन वाज नॉट राइट. तो इस थ्योरी में फोकस किस पे, रिजल्ट्स पे, कॉन्सिक्वेंसेस पे है फोकस, कि जो आपने सपोज करो कुछ भी आपने चूज़ कर लिया, आपने पॉलिसी डिसीजन कोई बना लिया, उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है उस पे फोकस है. और यहाँ पे हमारा कीवर्ड कौन सा है, यूटिलिटी. सो ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये इसी वर्ड पे तो बेस्ड है ना, यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना काम का है कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस जो आपने मेक करी उसका कितना यूजफुलनेस है. सो यूजफुलनेस इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. तो आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे प्रमोट करोगे, जब आप मैक्सिमम यूटिलिटी प्रमोट करोगे. और मैक्सिमम यूटिलिटी आप कैसे प्रमोट करोगे, जब आप मैक्सिमम यूजफुलनेस प्रमोट करोगे, है ना. कोई भी डिसीजन आपने लिया या कोई भी चॉइस आपने मेक करी, उसके रिजल्ट में जब लोगों को ऐसे लगता है कि अच्छा ये मेरे काम का है चीज़, है ना, कि मैं इससे खुश हूँ, इस चीज़ से हम सबके काम आ रहा है, ओवरऑल जब आपने प्लेजर का नंबर बढ़ा दिया, सबको काम आ रहा है वो, तो यानी आपने ओवरऑल यूटिलिटी अचीव कर ली है. अब ये जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी यूटिलिटेरियनिज्म की, या इसका मीनिंग जो अभी हमने डिस्कस करा, ये बड़ा ही शुरुआती स्टेज का मीनिंग है इसका. यानी इनिशियल स्टेज में था, उस टाइम पे नया नया ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था, आया था, ऑन द राइज था. सो लेट 1700s और अर्ली 1800s, यानी आपकी लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ये इसका मीनिंग था कि आप बंदे को आपकी उसकी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, उसका अपने आप डिसीजन छोड़ दो. अगर उसको खुशी होगी वो बता देगा, अगर उसको दुख होगा वो बता देगा. ठीक है, आपको बस रिजल्ट देखना है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करो. उस टाइम पे वेस्टर्न सिविलाइजेशनल कल्चर जो था, इट वाज द कल्चर ऑफ लेज़े फेयर. तो ये वर्ड कई बार हमने सुना होगा, इकोनॉमिक्स में सुना होगा, है ना, कि लेज़ेस फेयर बोलते हैं वैसे इंडियंस, बट एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लेज़े फेयर. सो इसका इट्स अ फ्रेंच टर्म एंड इट मीन्स लीव अलोन, लीव द ह्यूमन अलोन. अब उस टाइम पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और ये सारा ट्रेड वगैरह, मशीनें बन रही थी, तो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे था. और उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर था कि इंसान को अपने उस पे छोड़ दो, उसको फ्रीडम करने दो, क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही है ना, तो आपको वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए उनको निचोड़ो, अच्छे से उनकी एक्सप्लॉइटेशन करो. तो आप कोई भी स्टेट रेगुलेशंस या कोई भी रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, ये सब अलाउ ना करो, ताकि बंदे का फ्रीडम है, उसको जितना पैसा कमाना है, उसको अगर अपनी जान लगा के अपनी बॉडी को तोड़ देना है, कोई बात नहीं, चलेगा. सो उस टाइम पे लाज़े फेयर का कल्चर था. उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा यूटिलिटेरियनिज्म का ये इनिशियल मीनिंग वहीं पे आता है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस बस डिटरमाइन करो, बाकी हमें कुछ नहीं, हमें और किसी चीज़ की पड़ी नहीं है. बट जो हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बाद में आता है, इस इनिशियल स्टेज में नहीं आता, वो इसके नेक्स्ट फेज में आता है. सो आपका जो अर्ली 19th सेंचुरी के बाद वाला टाइम जो स्टार्ट होता है ना आपका, पूरी आप बेसिकली 19th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी में, तब हमें हार्म प्रिंसिपल देखने को मिलता है, ये कॉन्सेप्ट अंडर यूटिलिटेरियनिज्म. उस टाइम पे कंडीशंस चेंज हो जाती है.
अब हार्म प्रिंसिपल को जिसने फाउंड करा, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा वीडियो का टॉपिक है, जिसने ये दिया, उस इंसान का नाम क्या है? जेएस मिल। तो ये नाम याद रखना हमें, मिस्टर जॉन स्टुअर्ट मिल। और इन्होंने ही यूटिलिटेरियनिज्म जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था उसको भी अपडेट करा, उसको भी न्यू मीनिंग्स दिए। अच्छा, यहाँ पे एक फ़न फैक्ट ये भी है कि जेएस मिल जिनके बेटे थे, यानी जेएस मिल के जो फादर थे, वो यूटिलिटेरियनिज्म के जो फाउंडर हैं उसके बड़े जिगरी यार थे, उसके फॉलोअर हुआ करते थे। सो यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर कौन था? जेरेमी बेंथम। तो ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका फ्यूचर में भी सब्जेक्ट रखना है तो बेंथम नाम भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट इंसान था ये भी। सो जेरेमी बेंथम का बड़ा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, फॉलोअर भी हुआ करता था, उन्हीं के बेटे थे जेएस मिल। सो जेएस मिल ने ना सिर्फ अपने फादर की इन्फ्लुएंस के अंडर तो पढ़ाई करी यूटिलिटेरियनिज्म की, बल्कि जेरेमी बेंथम के अंडर भी करी। सो इन दोनों ने बहुत कुछ सिखाया होगा जेएस मिल को। और क्योंकि यंगर जनरेशन से बिलोंग करते थे तो उन्होंने जो भी प्रीवियस जनरेशन थी, पिछले लोग थे, उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह को अपडेट करा। सो उन्होंने ये कहा ना कि जो भी इनकी गलतियाँ होंगी बेंथम वगैरह की, मिल ने आके उनको अपडेट करा, उनको फिक्स करा, न्यू मीनिंग दिया। तो अभी जो हमने इनिशियल स्टेज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की जो डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करी, अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, व्हाट विल बी द फ्लॉज इन दैट कॉन्सेप्ट। अभी जो हमने बात करी ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अपने आप सब कुछ पता लग जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को देखो बस। तो इसमें खामियां क्या हो सकती है, इसमें गलतियां क्या हो सकती है इस कॉन्सेप्ट में, खुद से सोच के देखो आप। तो अगर हम एक फ्लॉज की लिस्ट बनाने लगे तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि आप ग्रेटेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बस ये देख रहे हो, नंबर गेम चला दिया आपने। मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि यार 101 लोगों को ये चीज़ प्लेजरेबल लग रही है और 100 लोगों को वो प्लेजरेबल नहीं लग रही, पेन लग रहा है, तो बस आप 101 वाले नंबर को देखोगे और बाकी के 100 लोग को डिसमिस कर दोगे कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, एक नंबर ज़्यादा है तो बस ओवरऑल हमारी यूटिलिटी प्रमोट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात। ऐसा तो नहीं है, है ना? वो तो वहाँ पे गड़बड़ है सीन, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है, आप नंबर के हिसाब से थोड़ी ना चल सकते हो। ऊपर से उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट क्या था? लेज़र फेयर वाला कॉन्टेक्स्ट था, वहाँ पे वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। तो अब अगर कोई वर्कर, कोई लेबरर, अगर वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी अपनी जान देने को भी रेडी है और वो उसको कह रहा है भाई मुझे तो प्लेजर मिल रहा है इसमें, तो वो यार सही बात थोड़ी ना हो जाएगी। जस्ट बिकॉज सारे के सारे वर्कर्स मिलके ये कहने लग गए कि यार हमको तो इसमें बहुत ही खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए हमें 15-15 घंटे फैक्ट्री के अंदर काम करने दो, कोई बात नहीं। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ओ यूटिलिटी प्रमोट हो रही है, सब सही है, कोई बात नहीं, एक्सप्लॉयटेशन होने दो, है ना? तो ये जो था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस वाज़न्ट नेसेसरीली एन एक्यूरेट थिंग। ये जस्ट बिकॉज़ ज़्यादा लोग कुछ बेवकूफ़ाना बात को सही कहने लग गए, उनको उनका पर्सनल बेनिफिट है उसमें या पैसे का लालच है, कुछ भी है। जस्ट बिकॉज़ ज़्यादा लोग भीड़ मिल के कह रही है, वो बात सही थोड़ी ना हो जाएगी यार। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को एनीवे प्रमोट करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था उस टाइम पे, जो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिज़नेस क्लास वगैरह थी, उनको तो फ्री लेबर मार्केट मिल रही है, उनको तो है ना कि कम वेजेस में, कम पैसे में आप बहुत सारी वर्कर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो और वर्कर्स को अपना पैसे कमाने का वो पड़ा हुआ है। एक्चुअल रीज़न ऐसी टाइप की बकवास प्रमोट करने का ये था कि आप स्टेट एक्टिविटी, स्टेट इंटरफेरेंस को रोक सकते हो। द पर्पस वाज़ टू रिस्ट्रिक्ट स्टेट एक्टिविटी। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? आपकी कंट्री, आपका नेशन, ठीक है? वो छोटे वाला स्टेट नहीं, आपका कंट्री को स्टेट बोला जा रहा है। अब जब स्टेट इंटरफेयर करेगा तो यानी आपको रूल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं ना, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, आपको उन्हें बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, उनको आपको पेमेंट भी ढंग से देनी पड़ेगी, अंडर पे नहीं कर सकते आप। तो ये सब हो जाता तो नुकसान होता है, इसीलिए ये मेन रीज़न ये प्रमोट करने का था। ठीक है, ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म हो गया हमारा यूटिलिटेरियनिज्म का। सेकंड वुड बी वो जो प्लेजर और पेन की बात हो रही है, अब उसको कैसे डिटरमाइन करा जाएगा कि वो सही वाला प्लेजर है या गलत वाला प्लेजर? ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो ढेर सारे लोगों को लगता है बड़ी मज़ेदार होती हैं, बड़ी प्लेजरेबल होती हैं, बट आप एक्चुअल में देखो दे आर नॉट गुड थिंग्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल जंक फूड खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग, बट विल वी कंसिडर इट अ गुड थिंग? ठीक है, उसको आप गुड तो नहीं बोल सकते ना, इट्स नॉट हेल्दी। प्लेजर मिल रहा है उसमें, बट इज़ दैट अ गुड काइंड ऑफ प्लेजर? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लेजर उसमें है कि नहीं। और कोई सपोज करो एक्सरसाइज करनी है या फिट होना है, आपको बहुत उस पर मेहनत करनी है अपनी बॉडी बनाने में, दैट इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग टू डू, है ना? उसमें पेन लगता है, उसमें मेहनत लगती है, आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है उसमें, एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। तो उसको बंदा कह देगा कि यार इसमें तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिल नहीं, इसमें यूटिलिटी नहीं है, पेन है उसमें, तो उसको आप क्या सही में पेन माना जाओगे? ओवरऑल तो अच्छी बात है ना, ओवरऑल अगर आपकी सोसाइटी फिटनेस पे फोकस कर रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट इन द शॉर्ट रन उसको लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए वो मुश्किल होती है चीज़, तो वो उसको कहेंगे हमें नहीं पसंद, इसमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। सो कैन वी कंसिडर दैट सो कॉल्ड पेन रियली अ पेन? उसको असली में आप कह सकते हो क्या पेन? जस्ट बिकॉज़ उसने कह दिया है मुझे नहीं पसंद, तो आप मान थोड़ी ना लोगे कि ये पेन है। तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन-सा प्लेज़र कैसे टाइप का प्लेज़र है, कौन-सा पेन किस टाइप का पेन है। और थर्ड मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म वुड बी कि ये जो इतना एक्सेसिव फोकस है फ्रीडम पे कि हर किसी को करने दो, अपनी सैटिस्फैक्शन ढूँढने दो, उसको अपना प्लेज़र ढूँढने दो। इससे जो दूसरों पे इफ़ेक्ट हो रहा है उसका क्या? आप तो अपनी सैटिस्फैक्शन ढूँढ रहे हो, बट उस चक्कर में आप दूसरे की फ्रीडम अगर छीन रहे हो,
तो वो अच्छी बात थोड़ी ना, उसको आप यूटिलिटी थोड़ी ना बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो डैमेज हो रहा है ना आपकी सोसाइटी को और आपकी इंडिविजुअल को भी। सो जेएस मिल ने इन सब फ्लॉज़ को ठीक करने की कोशिश करी, फिक्स करने की कोशिश करी और द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज़्म को अपडेट करने की कोशिश करी। और जो मिल का टाइम था, जो उनका ज़माना था, इट वाज़ नो मोर अबाउट laissez-faire, इट वाज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उनके टाइम्स में ये जो ट्रेंड था ना laissez-faire का, वो कम हो चुका था एंड अ न्यू ट्रेंड केम इन, जो कि क्या किस बारे में था कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अब पिछला कॉन्टेक्स्ट वही था ना, इतना सारा आप ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, तो नेचुरली उसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि यार नहीं, नहीं, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अब जैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात आएगी, तो नेचुरली स्टेट के रोल को इंक्रीज़ करने की भी बात आएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेएस मिल ने के किस चीज़ को सपोर्ट करा कि स्टेट की इंटरफेरेंस बढ़ाओ। स्टेट की इंटरफेरेंस, ये जो यूटिलिटेरियनिज़्म वाला डोमेन है, इसमें इंक्रीज़ करो ताकि स्टेट बेसिकली सपोर्ट कर सके ह्यूमन डेवलपमेंट को। ना सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, बट यूटिलिटी को भी सपोर्ट कर सके। यूटिलिटेरियनिज़्म में क्या हो रहा है, लोगों को आप सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहे हो ना, तो उसमें स्टेट भी हेल्प कर सकता है, क्यों ना हेल्प करे? स्टेट की हेल्प लेके आओ। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट हमको बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, ऐसा हमेशा नहीं हुआ करता था, ठीक है? एक ज़माने में तो बड़ी क्रूअल भी हुआ करती थी गवर्नमेंट्स, और उससे पहले तो राजा महाराजा वाला जो ज़माना था, उस टाइम पे तो पब्लिक की केयर कोई करता ही नहीं था। ये जो पब्लिक की केयर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस ज़माने में स्टार्ट हो रहा था, जेएस मिल के ज़माने में, कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू से, यानी स्टेट के थ्रू आपकी कंट्री ही अपने लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करे। सो सबसे पहले तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी। सेकंड वाज़ ही इंट्रोड्यूस्ड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन पेन एंड प्लेज़र। अब वही जो हमने पहले बात करी, प्लेज़र सारे एक समान थोड़ी ना हो सकते हैं। इन्होंने डिफ़ाइन करा कि कुछ प्लेज़र्स विल बी ऑफ हायर कैरेक्टरिस्टिक और कुछ प्लेज़र्स वुड बी ऑफ लोअर काइंड, ठीक है? लोअर काइंड, हायर काइंड के प्लेज़र्स को इन्होंने डिफ़ाइन करा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जंक फूड खाना, इसमें बड़ा ही मज़ा आ गया आपको, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में बहुत आपको रिलीफ़ मिलता है, डोपामाइन बूस्ट हो जाता है आपका, बट इट्स नॉट अ गुड प्लेज़र, ठीक है? इट्स अ लोअर काइंड ऑफ प्लेज़र, बड़े ही निचले स्तर का प्लेज़र है। और नॉलेज गेन करना या सपोज़ करो एक्सरसाइज़ करके फिट होना, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, आपको इंस्टेंट रिटर्न नहीं देता। नॉलेज गेन करना आपको इंस्टेंटली तो बोरिंग लगेगा ना, बट अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखो, सो इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्लेज़र, ठीक है? तो मिल ने क्या कहा कि अलग-अलग टाइप के प्लेज़र्स होते हैं, अलग-अलग टाइप के पेन होते हैं और हमको उनके उनके वो जो वैल्यू है, उसके हिसाब से जाना चाहिए। हर टाइप का प्लेज़र एक टाइप की वैल्यू नहीं रख सकता, हर किसी का वेट सेम नहीं हो सकता। अगर कोई घटिया काइंड ऑफ प्लेज़र है, उसको आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं दे सकते, और अगर कोई बहुत ही अच्छे काइंड का प्लेज़र है, ठीक है? तो उसको आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते कि बर्गर खाना इज़ नॉट इक्वल टू रीडिंग एनसाइक्लोपीडिया, है ना? दीज़ आर नॉट द सेम थिंग्स। और जब ऐसे क्वालिटी डिफरेंसेस होंगे, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी प्लेज़र डिफरेंसेस होंगे, तो नेचुरली आपकी यूटिलिटी जो उनसे रिटर्न में आपको मिल रही है, वो भी डिफरेंशिएटेड होगी, अलग-अलग टाइप की यूटिलिटी होगी। थर्ड चीज़ जो मिल ने यूटिलिटेरियनिज़्म में इंट्रोड्यूस करी वाज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो इन्होंने वही चीज़ मेंशन करी कि यार फ्रीडम तो है, बट उसका मतलब ये तो नहीं ना फ्रीडम के नाम पे कुछ भी प्लेज़र करते रहोगे। अब आपको किसी को पीटने में प्लेज़र मिल रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वो अच्छी चीज़ है, या उसको आप ये नहीं बोल सकते कि यूटिलिटी आ रही है उसमें। आप उसमें बाकी के लोगों को डैमेज कर रहे हो ना, उनका तो प्लेज़र छीन रहे हो आप, उनको तो पेन दे रहे हो आप। तो इस केस में यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ जाता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस का। सो मिल प्रोसीडेड टू डेमोंस्ट्रेट दैट द स्टेट वाज़ जस्टिफाइड इन रेगुलेटिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो यहाँ क्या मतलब है, स्टेट इंटरफेरेंस अगेन। अब स्टेट का जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी ना कि स्टेट को ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट करनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट करने का पार्ट, उसके अंडर ये भी चीज़ आ जाती है कि आपको ह्यूमन्स को प्रोटेक्शन भी देनी होगी थोड़ी-सी। अब अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ह्यूमन्स का किसी भी वे में, तो उसको स्टेट ही तो रोकने आएगा ना, कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी को तो कानून सेटअप करना पड़ेगा ना, किसी को तो जस्टिस क्रिएट करना पड़ेगा। सो कौन करेगा उसको? स्टेट करेगा। सो मिल सपोर्टेड दिस थिंग कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए। अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब क्या होता है? वो वाले एक्शंस जो कि आपके अपने इंडिविजुअल सेल्फ को ही कंसर्न करते हैं, कंसर्न विद योर ओन आइडेंटिटी, सिर्फ वो और किसी को अफेक्ट नहीं कर रहे बेसिकली। मतलब अगर आपको ड्रग्स करने हैं सपोज़, तो आपको खुद से करने हैं, आपको अकेले में नशा करना है, बहुत अच्छी बात है, कर लो भई, ठीक है? बट अगर आप किसी और को ज़बरदस्ती करवा रहे हो कि तुम भी ड्रग्स करो, बहुत मज़ा आएगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? वो फिर अदर्स रिगार्डिंग एक्शन के डोमेन में फ़ॉल कर जाता है कि अब आप दूसरे बंदे की भी फ्रीडम अफेक्ट कर रहे हो, उसका भी विल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो यहाँ पे स्टेट आके आपको रोक सकता है कि भाई तू ये क्यों कर रहा है? तू अपना काम से काम रख। अब आगे जाके तो ये भी चीज़ चेंज हो जाती है कि अगर कोई खुद से इतना सारा ड्रग करना चाहता है, तो उस पे भी स्टेट रुक, जैसे आज के टाइम में है ना, अगर कोई खुद से कुछ एक्सेसिव कुछ भी चीज़ में इंडल्ज होना चाह रहा है, तो उस पे भी थोड़ी-सी रुकावटें ला सकते हैं। बट जेएस मिल के टाइम पे इतना वो नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ़ ये डिस्टिंक्शन क्रिएट हुआ कि अगर आपको खुद को जो भी करना है, एज़ लॉन्ग एज़ तुम चाहे खुद को हार्म भी पहुँचा रहे हो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है? बट अगर तुमने किसी और को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट करा, सो वहाँ पे आके आपका गवर्नमेंट वो आप पे रुकावट लगा सकती है।
येट एट द सेम टाइम इसी में एक दूसरा कंसर्न साइमल्टेनियसली भी आ जाता है, जेएस मिल को भी था और बाकी के जो इस टाइम के थिंकर्स थे उनको भी था कि गवर्नमेंट को इतनी भी आप ताकत नहीं दे सकते, इतनी भी पावर नहीं दे सकते कि वो कुछ भी करने लग जाए, है ना? अब आपने प्रोटेक्शन के नाम पे ये अलाउ कर दिया कि गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू इंटरफेयर इन योर लाइफ, बट वो फिर ऐसा ना हो जाए ना कि गवर्नमेंट उस चीज़ को यूज़ करके खुद ही ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लग जाए और वो भी आपकी फ्रीडम छीनने लग जाए। सो यहाँ पे इस टाइम में प्राइमरी कंसर्न मिल के टाइम में किस चीज़ पे था? लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन की फ्रीडम, ह्यूमन की लिबर्टी, उस पे फोकस था। तो आप उस वे में भी प्लेजर और पेन वाला उसकी भी कोई फालतू की डेफिनेशन के हिसाब से फ्रीडम आपकी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा हैंडल करनी है चीज़। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी आपकी फ्रीडम ना छीनने लग जाए हेल्प करने के नाम पे, वो भी नहीं होने देना। तो ये मल्टीपल कंसर्न्स थे और इन सब का सेंटर पॉइंट क्या था? इनका मेन मेन इसका जो कंसर्न था फ्रीडम था। एंड दिस इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल कम्स अप। तो अभी जो हमने लास्ट सेगमेंट में ये जितना भी कुछ डिस्कस करा, तो ऑलरेडी हमें हार्म प्रिंसिपल का एक रफ वे में आइडिया ऑलरेडी लग चुका है, तो ऑलरेडी आप समझ चुके हो, बट एक फॉर्मल वे में समझने का ट्राई करते हैं उसको। So, the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against their will is to prevent harm to others. तो अगर आप पावर को गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट के थ्रू इंसान की ज़िंदगी में अप्लाई करना चाह रहे हो, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाह रहे हो, वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में होना चाहिए। कौन सी सिचुएशन है वो? जब आप दूसरों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो स्टेट इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में तभी होनी चाहिए जब स्टेट किसी और की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, किसी और की फ्रीडम और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज स्टेट का, आपकी कंट्री का, आपको गवर्नमेंट का बेसिकली उसका कोई बनता नहीं है आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का। तो अगर किसी इंसान को फॉर एग्जांपल दूसरों को पीटने में प्लेजर मिलता है, ठीक है? उसको बड़ा मज़ा आता है, उसको प्लेजर मिल रही है, उसको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब वो उसको सैटिस्फैक्शन को लेने के लिए जा रहा है, वो हर किसी को पीटता घूम रहा है। वो उसको कह रहा है कि यार ये मेरी फ्रीडम है, ठीक है? तो टेक्निकली वो उसकी फ्रीडम है, बट इस प्रोसेस में वो बाकियों की फ्रीडम तो खराब कर रहा है ना, उसको डैमेज कर रहा है। तो उनकी उनकी फ्रीडम को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बाकियों की फ्रीडम को। तो इस केस में इट इज़ परफेक्टली फाइन, इट इज़ परफेक्टली जस्टिफाइबल कि स्टेट आके इस इंसान को जेल में डाल सकता है या रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जेल में डाल सकता है, रोक सकता है कि भाई तू दूसरों को पीटना बंद कर दे क्योंकि उनकी फ्रीडम तू छीन रहा है। तो इस केस में ये जो इसका खुद का प्लेजर था, आपने इसको थोड़ा-सा इस पे पाबंदी लगा दी, इसको रोक दिया। आपने ये कह दिया कि यार तेरी फ्रीडम तो है, ये दूसरों को पीटने में मज़ा आ रहा है, बट हम ये वाली तेरी इस टाइप की फ्रीडम को अलाउ नहीं करा जा सकता क्योंकि ये वाली जो तेरी फ्रीडम है, इट इज़ हार्मिंग अदर्स, वो बाकियों को डैमेज कर रही है। तो इस केस में हम उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए वी कैन इंटरफेयर इन योर लाइफ, ठीक है? अब क्योंकि हमने जो पहले बात करी ना कि गवर्नमेंट को आप ओवर पावर भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी ना इस लॉजिक को यूज़ करके वो कुछ भी करती रह जाए, इसलिए वही वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस का डिस्टिंक्शन आता है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि आप जब दूसरों को हार्म कॉज़ कर रहे हो, इसमें भी डिस्टिंक्शंस होते हैं। हार्म भी तो अलग-अलग टाइप के होंगे, जब प्लेज़र अलग-अलग क्वालिटी, अलग-अलग काइंड्स के हैं, पेन अलग-अलग काइंड एंड क्वालिटी के हैं, तो हार्म भी तो, नुकसान भी तो करने का ये जो होता है, उसके भी तो मैग्नीट्यूड अलग-अलग टाइप के होंगे ना। एक होता है कि आप किसी को पीटते जा रहे हो, दूसरा होता है आपने लाउड म्यूज़िक चला लिया, है ना? तीसरा सपोज़ करो ये हो गया कि आपने किसी पे बम बम फेंक दिया, है ना? तो ये अलग-अलग टाइप के हार्म्स हुए। इन सब केसेस में आप सेम टाइप की पनिशमेंट थोड़ी ना दे सकते हो। कोई इंसान अगर लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहा है, उसको आप एक टेररिस्ट की तरह सेम थोड़ी ना ट्रीट कर सकते हो कि यू बोथ आर द सेम थिंग, तुमने बाकियों की फ्रीडम छीनने की कोशिश करी। दोनों केसेस में वो किसी और की, दूसरे लोगों की फ्रीडम को डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड बहुत अलग-अलग है, ठीक है? एक सिर्फ अनोइंग बिहेवियर कर रहा है लाउड म्यूज़िक प्ले करके, बट दूसरा तो सीधा बम फेंक रहा है ना उन पे, तो अलग-अलग है। आप दोनों को सेम पनिशमेंट थोड़ी ना दे सकते हो। अगर आप टेररिस्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, उसको ज़िंदगी भर कैद दे रहे हो, उम्र कैद, या फिर उसको आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो, आप लाउड म्यूज़िक चलाने वाले को थोड़ी ना कह सकते हो कि हाँ, तुझे भी डेथ पेनल्टी दे देंगे। नहीं, दोज़ आर नॉट द सेम थिंग। तो इसमें भी मैग्नीट्यूड अलग-अलग होना चाहिए। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की पावर कंट्रोल में रहती है। अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट को खुली छूट मिल जाती है ना, उसको फिर जो भी करना है वो हर किसी को जेल में डाल देगी गवर्नमेंट तो। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब आपकी फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करने की कोशिश करे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट वर्ड बड़ा आएगा हार्म प्रिंसिपल जब भी पढ़ोगे। सो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रुकावट लगाना, रोकने की कोशिश करना, ठीक है? तो वो जो कंस्ट्रेंट करने का है, इट शुड बी केस बाय केस, ठीक है? वो हर केस के हिसाब से होना चाहिए ना। एक टाइप का कंस्ट्रेंट थोड़ी ना आप हर किसी पे लगा सकते हो। सो मिल मेक्स द डिस्टिंक्शन ऑफ माइनर हार्म एंड सीरियस हार्म इन दिस केस। तो यहाँ पे मिल क्या कहते हैं कि अलग-अलग टाइप के हार्म्स होते हैं। सीरियस वाले टाइप के हार्म होंगे, फिर छोटे-मोटे टाइप के हार्म होंगे। आपको उनके हिसाब से पनिशमेंट डिटरमाइन करनी चाहिए। और अगर सपोज़ कोई माइनर हार्म है, ठीक है? उसमें मिल कहते हैं कि सोशल डिसअप्रूवल से काम चल जाएगा, ठीक है? कि अगर कोई सपोज़ करो अननोइंग बिहेव कर रहा है, तो उसको बाकी के लोग आके उसको थोड़ा-सा वो पॉइंट आउट कर देंगे कि यार तू ये बहुत तंग कर रहा है हम सबको, है ना? तो तू अपना थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश कर ले, अदरवाइज़ वी विल टेक मोर एक्शन्स ऑन यू, ठीक है? तो वो हो जाएगा कि माइनर हार्म। सीरियस हार्म को आप फिर दूसरी चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगी आपका, उसमें पनिशमेंट हायर लेवल की इन्वॉल्व होगी।
तो बेसिकली आप हर केस में लीगल पनिशमेंट, वो भी हाईएस्ट या स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ लीगल पनिशमेंट, हर केस में ऐसे नहीं है ना माइंडलेसली यूज़ कर सकती गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें हर किसी की फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी है ना, बट हमें फ्रीडम को उसके खुद ही के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से भी प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ फ्रीडम की। फ्रीडम का क्या नेचर होता है, फ्रीडम मतलब खुली छूट है ना, उसके अगर लोएस्ट काइंड ऑफ फ्रीडम का मतलब यही हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरा जानवर जैसा कुछ भी बिहेव कर सकते हो, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये लोअर काइंड ऑफ फ्रीडम का मीनिंग हुआ। बट हायर काइंड ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जब आप बाकियों की भी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हो। तो अगर आपको फ्रीडम एज अ कॉन्सेप्ट, लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट, अगर इनको आपको बचा के रखना है, इनको आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो आपको इनके खुद के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे भी इनको बचा के रखना होगा। अगर आपने बिल्कुल ही कंप्लीट फ्रीडम वाली चीज़ अलाउ कर दी तो एनिमल रूल बन जाएगा, उसमें कोई भी सिविलाइजेशन जैसा बिहेवियर रहेगा ही नहीं, हर कोई जानवर जैसा बिहेव करने लगेगा। और अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, उस टाइप की फ्रीडम को रोकना पड़ेगा, है ना। और जब वो रुकावट, जब आप जानवर जैसा बिहेव करोगे तो कंप्लीट रुकावट आती है, फिर आपको कुछ भी नहीं अलाउ करा जाता। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो जो आपको फ्रीडम हुआ करती थी वो कंप्लीटली हटा दी जाएगी। तो फ्रीडम ने क्या करा, अपने आप को ही ख़त्म करवा दिया ना। तो उसी को बोला जा रहा है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपको फ्रीडम को उसके खुद ही के ये डेंजरस एलिमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो आपको रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लानी होगी। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब जब आपने रिस्ट्रिक्शंस को जस्टिफाई कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, लॉजिकली डिफाइन कर दिया कि हाँ आप लोगों की, हम अगर गवर्नमेंट कोई भी फ्रीडम रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कुछ उन पे पाबंदियाँ लगा रही है, रुकावटें लगा रही हैं, कि आपको रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट कर रही है उनके लिए, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। रीजनेबल का मतलब ही वही होता है, लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकली ऐसे बिन बात के कुछ नहीं कि बस हमने कह दिया तो कह दिया, फॉलो करना, ऐसा नहीं है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जैसे सपोज करो आप ट्रैफिक लाइट पे होता है और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होता है, उसका रीज़न है ना, उसका रीज़न क्या है कि ऑर्डर में चलेगा, बारी बारी से सब लोग जाएंगे, रेड लाइट पे रुको, ग्रीन लाइट पे चलो। अगर वो नहीं होता है तो हमने देखा ही है इंडिया में कितना केओस होता है ना, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं है, और वो सब ऐसा मिसमैच हो जाता है, तो किसी को भी फ्रीडम एंजॉय करने का मौका मिल ही नहीं रहा है। हर कोई परेशान है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, और वो प्लेजर तो आ ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे, ट्रैफिक लाइट के रूल को फॉलो करोगे, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करोगे, तो इट्स अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और वो फॉलो करोगे, आपको प्लेजर मिलेगा, आपको फ्रीडम एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। सो दैट इज नोन एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मिल यहाँ पे यही अपने ये कहते हैं कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हो हर किसी की फ्रीडम पे। बेसिकली आप डिफाइन करो कि अगर बिहेवियर पे रुकावट लग रही है इंसान के, वो क्यों लग रही है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट को हमेशा क्वेश्चन करो, ठीक है। यही हार्म प्रिंसिपल के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है इसकी। और ये जो हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये जे.एस. मिल ने अपने एसे ऑन लिबर्टी में दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इंटरेस्टिंगली जो कहीं पे भी मेंशन बात नहीं होती है, वो ये जो इन्होंने एसे लिखा था ऑन लिबर्टी, वो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर लिखा था। वाइफ का नाम क्या था, हैरियट मिल। तो उन्होंने साथ में मिलकर, दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिखा था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय हिज वाइफ, ठीक है। बट एक ट्रेजेडी यही हुई कि उनकी वाइफ की डेथ होगी, और जिस ईयर में उनकी वाइफ की डेथ हुई उसी ईयर में 1859 में ही ये एसे उन्होंने पब्लिश कर दिया था। सो इट्स मेजरली हर वर्क, उनको क्रेडिट कहीं पे मिलता नहीं है। तो देखो कितनी कूल लेगेसी है दोनों हस्बैंड वाइफ का। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना इम्पैक्ट जो दिया दुनिया पे, मतलब आज जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, इतने सारे जो हमें वेलफेयर, रिटर्न, गवर्नमेंट हमें कितना कुछ प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे थे उसके थ्रू आता है ना। सो दिस वाज द वीडियो ऑन हार्म प्रिंसिपल। और अगर क्लास 11 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका तो चैप्टर भी है फ्रीडम वाला, एनसीईआरटी वाला पॉलिटिकल थ्योरी, तो उनको वीडियो देखनी है तो मैंने पुरानी बना रखी है, उस पर जाकर लेक्चर ही देख सकते हो, पूरे चैप्टर पे वीडियो है। और बाकी कोई ऐसे ही क्यूरियस इंसान है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, जिसने वीडियो देखी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा है चैनल। ओके, बाय।